हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एडुटैब। आप देख रहे हैं मेरे साथ द डे नंबर 23 ऑफ आवर प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस डिस्कशन। उन क्वेश्चंस की डिस्कशन जो कि हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एग्जाम के प्रीलिम्स स्टेज में पिछले सालों में पूछे गए हैं। और आज हम इस सीरीज का डे 23 स्टार्ट करेंगे जहां पर हम हिस्ट्री के क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। एंड दीज क्वेश्चंस बिलोंग टू द ईयर ऑफ 2018। 2018 का जो पेपर कंडक्ट हुआ था 2019 के साल में इसको कंडक्ट करवाया गया था। नोटिफिकेशन 2018 का था और साल 2019 में कंडक्ट करवाया गया था पेपर। और हिस्ट्री के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन कुछ क्वेश्चंस को लेकर के आज मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं। ठीक है, ये हमारा डे नंबर 23 है। अगेन आपको रिमाइंड करा दूं कि इससे पहले 22 वीडियोस हम ऑलरेडी यहां पर डिस्कस कर चुके हैं, जहां पर जियोग्राफी, पॉलिटी, जनरल साइंस के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस 2016 से लेकर के 2020 हमने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। उन वीडियोस को भी एक बार जरूर देखिए अगर आपने उन वीडियोस को अभी तक मिस कर दिया है। अब आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस टॉक अबाउट द क्वेश्चन नंबर 1। अब यहां पर एक चीज क्या है कि इस सेशन में मैंने आपके साथ हिस्ट्री के क्वेश्चंस को पिक किया है और आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंटायर इंडिया, जो पूरे इंडिया का आर्ट एंड कल्चर है, उसके भी जो क्वेश्चंस 2018 में आए थे वो भी मैंने यहां पर आपके लिए पिक कर लिए हैं, ताकि हम हिस्ट्री के साथ साथ इंडिया का आर्ट एंड कल्चर उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी यहां पर देख लेंगे। लुक एट दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। ASI is undertaking renovations of which three temple groups in the country of Vietnam? क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया कि वियतनाम में एक टेंपल ग्रुप है, उस टेंपल ग्रुप के 3 टेंपल्स को रेनोवेट करने का काम आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI के द्वारा किया जा रहा है। कौन से टेंपल कॉम्प्लेक्स की यहां पर बात हो रही है? ऑप्शन है अंकोर वाट, ऑप्शन बी मायसोन टेंपल, ऑप्शन सी आनंदा टेंपल एंड ऑप्शन डी टो प्रोम टेंपल। अब यहां पर ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा करंट अफेयर्स से भी इंस्पायर्ड है। 2018 का ये जो पेपर है 2019 में कंडक्ट हुआ था और ये जो बीच का टाइम है 2018 टू 19, यहीं पर डिसीजन लिया गया था कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया माय सोन टेंपल इसका रेनोवेशन में मदद करने जा रहा है। करेक्ट आंसर यहां पर बनने वाला है हमारा ऑप्शन नंबर बी। अब यहां पर अगर आप करंट अफेयर्स को फॉलो कर रहे होते तो आपको जरूर किसी ना किसी करंट अफेयर्स के समरी शीट में या अपने न्यूज़पेपर में आपने जो नोट्स बनाए होते वहां पर आपको ये न्यूज जरूर मिलती कि ASI किस देश में और किस टेंपल कॉम्प्लेक्स को रेनोवेट करने का काम करने जा रहा है। क्लियर है? लेकिन अगर आपको ये चीज नहीं भी क्लियर थी तब भी आपको वियतनाम कंट्री के बारे में अगर थोड़ी सी जानकारी होती और आपको इन टेंपल कॉम्प्लेक्सेस के बारे में थोड़ी जानकारी होती तब भी आप अपने आंसर तक पहुंच सकते थे। जैसे कि आपको पता चल गया है कि ये तीनों टेंपल ग्रुप जो है वो वियतनाम के अंदर पाए जाने चाहिए। अब यहां पर अंकोर वाट इज वेरी फेमस टेंपल ग्रुप। अंकोर वाट बहुत फेमस टेंपल ग्रुप है, दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू टेंपल ग्रुप के मामले में हम अंकोर वाट को रखते हैं। इट इज कंसिडर्ड टू बी द लार्जेस्ट हिंदू टेंपल इन द वर्ल्ड। और ये कहां लोकेटेड है? ये लोकेटेड है कंबोडिया में। राइट, तो ये ऑप्शन तो ऑलरेडी हमारा एलिमिनेट हो गया है। उसके बाद बात आती है आनंदा टेंपल। आनंदा टेंपल इज अ बुद्धिस्ट टेंपल, बुद्धिस्ट टेंपल है और ये म्यांमार में लोकेटेड है। ठीक है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होना चाहिए। टा प्रोम टेंपल की बात करें देन दिस टेंपल इज अगेन लोकेटेड इन कंबोडिया। यहां पर सिर्फ एक टेंपल ग्रुप है, दैट इज योर मायसोन टेंपल विच इज लोकेटेड इन वियतनाम। और करेक्ट आंसर भी हमारा मायसोन टेंपल होने वाला है। अब ये क्वेश्चन ऐसा है कि जो हमारे स्टैटिक सोर्सेज से आंसर हो जाए ऐसा बहुत मुश्किल है, उसके लिए हमें करंट अफेयर्स को पढ़ने की जरूरत पड़ती है। सो देन अगेन आई कैन स्ट्रेस दी इंपॉर्टेंस ऑफ करंट अफेयर्स इन दी स्टैटिक पोर्शन ऑल्सो। कि आप जब करंट अफेयर्स को रेगुलरली फॉलो करते हो तो आपको पता चलता है कि स्टैटिक पोर्शन से भी कौन सी चीजें ज्यादा जरूरी हो गई हैं। तो अगर मैं थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन आपको दे दूं अबाउट मायसोन टेंपल कॉम्प्लेक्स, तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो इंडिया की है उसके अंडर आता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। और उन्होंने डिसाइड किया था कि हम 3 टेंपल ग्रुप्स को जो कि मायसोन कॉम्प्लेक्स में लोकेटेड हैं उनको हम रेनोवेट करने का काम करेंगे। ये तीनों टेंपल जो है वो 4th to 13th सेंचुरी, 4वीं से 13वीं सदी के बीच में इन टेंपल्स की जो है कंस्ट्रक्शन हुई है। यूनिक कल्चर है, जो वियतनाम के अंदर हिंदू किंगडम्स स्थापित हुए थे उनसे जुड़ा हुआ ये हमारा टेंपल है हिंदुइज्म का। ये जो टेंपल है कंबोडिया में, वियतनाम में और इसके साथ साथ इंडोनेशिया और म्यांमार में भी बहुत सारे जगहों पर हमें ऐसे हिंदू टेंपल्स देखने को मिलते हैं जो कि 5वीं सदी से लेकर के 15वीं सदी के बीच में बनाए गए हैं। और ये सभी टेंपल्स जो है वो हिंदू धर्म से इंस्पायर्ड है। क्लियर है? तो ये इस टेंपल के बारे में और ज्यादा इंफॉर्मेशन है, ये उतनी ज्यादा रेलेवेंट नहीं है, मैं बहुत ऑनेस्टली आपको बता रहा हूं। लेकिन अगर आप इसको एक बार पढ़ना चाहते हैं तो ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे डाउनलोड करने के लिए अवेलेबल होगी। लेकिन ऐसा बहुत मुश्किल है कि दोबारा से नेक्स्ट ईयर की प्रीलिम्स में आपको इसी टेंपल के ऊपर कोई क्वेश्चन जो है पूछने को मिले। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड अगेन एक फेस्टिवल से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, नोंग क्रेम डांस फेस्टिवल
is celebrated in which state? Where is the Nongkrem dance festival being celebrated? ऑप्शंस हैं मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश। चारों राज्य नॉर्थ ईस्ट इंडिया के दिए गए हैं, ठीक है। और पूर्वोत्तर राज्यों में हम देखते हैं कि नोंगक्रेम डांस फेस्टिवल, नाम से ही लग रहा है कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया का कोई डांस फेस्टिवल है। यहां पर आपको एग्जैक्ट आंसर पता होना चाहिए था, और उस एग्जैक्ट आंसर को पता करने के लिए सोर्स क्या है? सोर्स इज ऑब्वियसली जो भी हमारे आर्ट एंड कल्चर के नोट्स होते हैं वो हम आपको प्रोवाइड करते हैं हमारे कोर्स के अंदर, या फिर अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आपको स्टैंडर्ड बुक पढ़ रहे होंगे आर्ट एंड कल्चर की। अगर आप किसी दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूशन से कोचिंग ले रहे हैं तो वहां भी आपको आर्ट एंड कल्चर के कुछ नोट्स दिए गए होंगे। उन नोट्स के अंदर इंडिया के फेयर्स एंड फेस्टिवल्स बहुत अच्छे से कवर किए जाने चाहिए, और हमारे नोट्स में तो हैं ही। आपने जहां से भी नोट्स प्रोक्योर किए उसको भी एक बार चेकआउट करिए। फेयर्स एंड फेस्टिवल्स स्पेशली नॉर्थ ईस्ट इंडिया के, इसके अलावा जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड के फेस्टिवल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और फिर हमारा जो सेंट्रल इंडिया है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, झारखंड, इन राज्यों के जो फेस्टिवल्स हैं वो भी अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और इस वजह से यहां पर जो करेक्ट आंसर है मैं आपको बता देता हूं, दैट इज मेघालय। मेघालय राज्य में नोंगक्रेम डांस फेस्टिवल को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं ड्यूरिंग दी ऑटम, यानी कि जो हमारा फॉल का मंथ है, गर्मी के बाद आने वाला जो हमारा मंथ है, एट स्मिथ द कल्चरल सेंटर ऑफ द खासी हिल्स। खासी हिल्स ऑफ मेघालय में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। ये एक डांस फेस्टिवल है, 5 डे लॉन्ग रिलीजियस फेस्टिवल होता है। का पोमब्लांग नोंगरेम डांस इज पॉपुलरली नोन एज द नोंगक्रेम डांस। और पावरफुल गॉडेस काबलेई सिंशार, इनकी जो उपासना है वो की जाती है बाय दी खासी ट्राइबल पीपल। एक्सोटिक कॉस्ट्यूम्स पहन करके विग्रस एनर्जी के साथ ये लोग डांस करते हैं, ग्रुप डांस होता है। इनके अपने जो इंडिजिनस इंस्ट्रूमेंट है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं इन ट्राइबल पीपल के, उसको वहां पर जो है वो यूज करते हैं। सो इट इज अगेन अ विजुअल एज वेल एज एन एस्थेटिक फीस्ट। अगर आपने डांस फेस्टिवल कभी नहीं देखा है तो इसको आप लोग जरूर फॉलो कर सकते हो। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 इज अबाउट बटुकम्मा फेस्टिवल। नाउ दिस इज अ फेमस फेस्टिवल। बटुकम्मा का जो फेस्टिवल है ये काफी फेमस फेस्टिवल है। अगर आप आर्ट एंड कल्चर में थोड़ा भी इंटरेस्ट रखते हैं इंडिया के, तो आपको सेंट्रल इंडिया के ये जो हमारे हार्वेस्ट या नेचर को वर्शिप करने वाले फेस्टिवल्स होते हैं उसमें बटुकम्मा का नाम सबसे पहले आता है। ऑप्शन ए, इट इज अ फ्लोरल फेस्टिवल ऑफ तेलंगाना। ऑप्शन बी, न्यू साउथ वेल्स पार्लियामेंट सिडनी सेलिब्रेटेड दिस फॉर द फर्स्ट टाइम। ऑप्शन सी, इट मींस मदर गॉडेस कम अलाइव। करेक्ट आंसर इसका क्या होना चाहिए? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, इट इज अ फ्लोरल फेस्टिवल ऑफ तेलंगाना। तो Batukama is a floral festival of Telangana and is celebrated by women with flowers that grow exclusively in each region. This festival is a symbol of Telangana's cultural identity. फ्लावर्स के पॉट्स बना करके उनको बहुत अच्छे से डेकोरेट करके जो फीमेल्स होती हैं, पर्टिकुलरली फीमेल्स इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करती है ड्यूरिंग द लेटर हाफ ऑफ द मॉनसून। मॉनसून का जो सेकंड हाफ होता है, जैसे ही विंटर्स आने वाले हैं, ऑटम का जो मंथ है, उस टाइम पर हम इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, क्योंकि वहां पर आप समझेंगे जो हमारी खरीफ क्रॉप्स होती है, इन खरीफ क्रॉप्स का हार्वेस्टिंग का टाइम अब आ गया है, राइट? क्योंकि खरीफ क्रॉप्स को हम सो करते हैं मॉनसून के आने से पहले, और मॉनसून जब जा रहे होते हैं, जब मॉनसून रिट्रीट करने लगते हैं, तब हम उन क्रॉप्स को हार्वेस्ट कर लेते हैं। दिस इज द टाइम व्हेन द खरीफ क्रॉप्स आर बीइंग हार्वेस्टेड, और सर्दी का मौसम शुरू होने से पहले अब रबी क्रॉप्स को हमें दोबारा से सो करना है। तो इस टाइम पर हम हार्वेस्ट फेस्टिवल की तरह इस बटुकम्मा के फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं तेलंगाना रीजन में। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में भी और नेबरिंग रीजन ऑफ महाराष्ट्र में भी बटुकम्मा फेस्टिवल को मनाया जाता है। आगे बढ़े, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। अब यहां पर हम दोबारा से मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर आ गए। द इंपॉर्टेंट डिसीजन टू इन्वेड अफगानिस्तान इन 1838। 1838 में अफगानिस्तान को इन्वेड करने का डिसीजन। तो 1838 में एक्चुअली हम फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर की बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर, द डिसीजन जो लिया गया कि हम अफगानिस्तान को इन्वेड करेंगे, और इसके 4 साल बाद 1843 में दोबारा से यहां पर हमने इसी जगह पर डिसाइड किया कि ये जो डिसीजन था ये गलत डिसीजन था, इसको क्रिटिसाइज किया गया है। सो द इंपॉर्टेंट डिसीजन टू इन्वेड अफगानिस्तान इन 1838, एंड आफ्टर 4 years द सेम डिसीजन वाज क्रिटिसाइज्ड एट शिमला बाय द ब्रिटिश, एंड इट वाज टेकन एट व्हिच प्लेस? कैनेडी हाउस, ऑकलैंड हाउस, यूएस क्लब और द रेवंसवुड। शिमला में, क्वेश्चन के अंदर हमें क्लू दिया गया है कि शिमला के अंदर हमने एक पर्टिकुलर लोकेशन है, या वो कैनेडी है, या ऑकलैंड है, या यूएस क्लब है, रेवंसवुड है, जहां पर हमने एक डिसीजन लिया। उस डिसीजन में हमने पहले डिसाइड किया कि अफगानिस्तान को इन्वेड करेंगे 1838 में, फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर स्टार्ट करेंगे। और 4 साल के बाद जब वहां पर हमारा काफी लॉस हो गया, हमारा मतलब ब्रिटिशर्स का काफी लॉस हो गया, ब्रिटिश इंडिया का काफी लॉस हो गया, तो इस डिसीजन को क्रिटिसाइज भी किया गया। इसी जगह पर दोबारा जब मीटिंग हुई, दोबारा जब वो लोग बैठे, तो क्या आंसर हो सकता है? आप देखिए, कैनेडी हाउस की अगर हम बात करें, कैनेडी हाउस इज एसोसिएटेड विद द यूएस। नाम से ही लग रहा है ये यूएस प्रेसिडेंट कैनेडी से जुड़ा हुआ है।
अब इंडिया में तो ब्रिटिशर्स का राज चल रहा है। यूएस क्लब अगेन इज द क्लब जिसको हम नहीं यहां पर मान सकते, इट इज एसोसिएटेड विद यूएस। ऑकलैंड हाउस इज समथिंग जो कि ब्रिटिशर्स से जुड़ा हुआ है। ऑकलैंड इज अ ब्रिटिश नेम। आपको न्यूजीलैंड में, कनाडा में और यूके में बहुत सारी ऐसी जगह दिखेंगी जिनका नाम ऑकलैंड है। और इस टाइम पर जो इंडिया के गवर्नर जनरल थे वो भी लॉर्ड ऑकलैंड थे, और वो शिमला में जाकर के उन्होंने अपना समर रिट्रीट बनाया था। उनके घर को कहते थे ऑकलैंड हाउस, राइट। तो करेक्ट आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर बी, ऑकलैंड हाउस। तो हुआ क्या कि ऑकलैंड हाउस में एक ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने डिसीजन लिया कि हम अफगानिस्तान को इन्वेड करेंगे। क्यों इन्वेड करेंगे भाई? क्योंकि उनको रशिया का डर था। फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन 1830 में कहते हैं कि हमें रशिया को रोकना है। रशिया साउथ एशिया की तरफ बढ़ता जा रहा है और साउथ एशिया में बहुत बड़े रीजन्स के ऊपर ब्रिटिश का कब्जा था और वो चाहते थे कि रशियंस को यहां से दूर रखा जाए। और इस वजह से अफगानिस्तान जो बीच में पड़ती हुई एक जगह है उसको वो कैप्चर करना चाहते थे कि अगर हमने कैप्चर नहीं किया तो रशिया उसको कैप्चर कर लेगा। इसीलिए उन्होंने अफगानिस्तान के साथ वॉर स्टार्ट किया। और लॉर्ड ऑकलैंड पर्टिकुलरली विद अ व्यू टू परस्यूइंग दिस पॉलिसी इन 1836 लॉर्ड ऑकलैंड को अपॉइंट किया गया एज द इंडियाज गवर्नर जनरल लॉर्ड बेंटिक के सक्सेसर के रूप में। लॉर्ड बेंटिक 1834 में जो है वो ऑलरेडी यहां पर आ चुके थे और लॉर्ड बेंटिक को रिप्लेस करके लॉर्ड ऑकलैंड को लाया गया। उनसे बोला गया कि आप इंडिया से वॉर लड़िए अफगानिस्तान के साथ, अफगानिस्तान को वहां पर हराइए। हम हरा नहीं पाए। वॉर जो है वो पूरे 4 साल चला है और 1838 में हमने डिसाइड कर लिया था, लेकिन दोबारा से इस वॉर में जब शिकस्त मिली है ब्रिटिशर्स को, इस वॉर के अंदर जब ब्रिटिशर्स का काफी नुकसान हुआ है तो इस डिसीजन को क्रिटिसाइज भी किया गया था 1843 में। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। नाउ दिस क्वेश्चन इज बिकमिंग वेरी इंटरेस्टिंग। एक तरफ हमें क्वेश्चन में 4 डिफरेंट थ्योरीज या आइडियाज दिए गए हैं। थ्योरीज या आइडियाज क्या है? ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, स्वराज एज माय बर्थ राइट, ये एक नारा दिया गया था फ्रीडम फाइटर के द्वारा। सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट, हिंदूज के लिए अलग इलेक्टोरेट होगा, मुस्लिम्स के लिए अलग इलेक्टोरेट होगा, सिख्स के लिए अलग इलेक्टोरेट होगा, ये आइडिया किसका था? और एंट्री इनटू लेजिस्लेचर्स, हमें बॉयकॉट नहीं करना है, हमें इलेक्शंस लड़ करके काउंसिल्स के अंदर, लेजिस्लेटिव असेंबलीज के अंदर एंट्री लेनी है, ये डिसीजन किसका था? और दूसरी तरफ हमें वो पर्टिकुलर पर्सनालिटीज दी गई है, 5 पर्सनालिटीज है। सीआर दास, मोहम्मद अली जिन्ना, बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी और सुभाष चंद्र बोस। 4 आइडियाज हैं और 5 हमारे पास लीडर्स हैं, तो चूज करना काफी मुश्किल हो जाएगा, लेकिन ये इतना मुश्किल नहीं है क्योंकि हमने हिस्ट्री पढ़ रखी है। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे हासिल करके रहूंगा। स्वराज इज माय बर्थ राइट एंड आई विल टेक इट। ये जो डिसीजन है, ये जो नारा है सॉरी ये नारा दिया गया था बाय दी बाल गंगाधर तिलक ड्यूरिंग दी मूवमेंट ऑफ स्वदेशी, जब वो स्वराज के लिए आगे बढ़ के बात करने लगे थे। सो ऑप्शन बी को हम मैच कर सकते हैं 3 के साथ, राइट। सो बी को अगर 3 के साथ मैच करते हो ऑटोमेटिकली हम सी ऑप्शन तक पहुंच जाते हैं, जो हमारा करेक्ट आंसर मुझे लग रहा है। ठीक है, सो अगर आपको इन चारों में से एक भी करेक्ट एंट्री मैच कर देंगे आप, तो आप करेक्ट आंसर तक पहुंच जाएंगे। इसके अलावा देखते हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। ये थ्योरी बहुत फेमस है। दादा भाई नौरोजी ने ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी जो है अपनी बुक में लिखा था, जिसका नाम था द अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। और इस बुक में उन्होंने बताया कि कैसे ब्रिटिशर्स इंडिया से वेल्थ को, इंडिया की संपत्ति को लूट करके ले जा रहे हैं ब्रिटेन, और इंडिया को गरीब बना रहे हैं, अपने देश को अमीर बना रहे हैं। और ये ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी दी थी दादा भाई नौरोजी ने। ए को हम 4 के साथ मैच करेंगे, राइट। बी को हमने मैच कर दिया 3 के साथ। सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट, अलग अलग धर्मों के लोगों के लिए अलग अलग लोग वोट देंगे, और ये बात कौन कर सकता है इनमें से सिवाय मोहम्मद अली जिन्ना के? ऑब्वियसली हम सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट को मोहम्मद अली जिन्ना के साथ मैच करते हैं। और फाइनली एंट्री इनटू लेजिस्लेशन, स्वराज पार्टी, याद करो कांग्रेस से ब्रेक होके स्वराज पार्टी बनाई गई थी, और ये पार्टी का ब्रेकअप इसी मामले पे हुआ था कि कांग्रेस ने बोला हम इलेक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, लेकिन कुछ लीडर्स का मानना था कि हमें इलेक्शंस लड़ने चाहिए, हमें एंट्री लेनी चाहिए काउंसिल्स के अंदर, और वहां पे हमें लॉज बनाने चाहिए भारत के भले के लिए। और इसमें चित्तरंजन दास, सीआर दास और मोतीलाल नेहरू, ये हमारे 2 इंपॉर्टेंट लीडर्स थे। सो 1 इज मैच्ड विद एंट्री इनटू लेजिस्लेचर्स। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। और ये सारी चीज मैंने यहां पर आपको लिख के भी बता दी है। ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, स्वराज एज माय बर्थ राइट वाज लोकमान्य तिलक स्लोगन, सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट ये मोहम्मद अली जिन्ना की डिमांड थी, और एंट्री इनटू लेजिस्लेशन स्वराज पार्टी के द्वारा की गई, जिसके लीडर थे सीआर दास, चित्तरंजन दास। क्लियर है? अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज अगेन अबाउट अ इंपॉर्टेंट टर्म। हु वाज तालुकदार इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री? तालुकदार क्या होता है? अ स्मॉल कल्टिवेटर, अ लार्ज लैंडलॉर्ड, a person who managed the religious shrines, or a person who collected the jizya from people। तालुकदार, अब थोड़ा सा तो हमें पता है ताल्लुक वर्ड का मीनिंग क्या होता है।
तालुक और तालुका इज बेसिकली अ लार्ज लैंड प्लॉट, एक बहुत बड़ा जो लैंड का हिस्सा है उसको हम तालुक या तालुका बोल देते हैं, और जिसके पास वो लैंड हो उसको हम क्या बोल देंगे, तालुकदार। सो तालुकदार मस्ट बी अ लार्ज लैंडलॉर्ड, राइट। सो तालुकदार इज अ कंपोजिट वर्ड फॉर तालुक। तालुक इज derived from the Arabic word meaning to depend और land, ठीक है। द वर्ड इज ऑल्सो यूज इन हिंदी एज द लैंड, एंड दार इज द पर्शियन वर्ड जिसके पास वो लैंड हो। तो अ ग्रेट लैंड होल्डर इज नोन एज तालुकदार। और ये टर्म आज के समय में भी हम यूज करते हैं, तालुकदार या तालुका। इस तरीके से हम अपने इंडिया के अंदर रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जगहों को डिवाइड कर देते हैं कि ये तालुक है, ये तालुक है, और हर तालुक का एक तहसीलदार या तालुकदार होता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। दिस क्वेश्चन इज अबाउट अगेन अ कांग्रेस सेशन। Which Congress session supported the Swadeshi and boycott movement for Bengal in the year of 1905? Very famous session. 1905 में जो कांग्रेस का सेशन हुआ, वहां पे लोगों ने, कांग्रेस के सभी लीडर्स ने मिलकर डिसाइड किया कि हम स्वदेशी मूवमेंट को स्टार्ट करेंगे और हम बॉयकॉट मूवमेंट को भी स्टार्ट करेंगे, बंगाल का जो डिवीजन हो रहा है इसको अपोज करने के लिए। कहां पर ये सेशन किया गया? कैलकाटा, बेलगाम, कराची, बनारस। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, बनारस। 1905 का जो बनारस सेशन है, इसको याद रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। बनारस में हुआ है 1905, और प्रेसिडेंट कौन था? गोपाल कृष्ण गोखले, ये भी आपको याद रखना होगा। इन दिस सेशन द प्रोक्लेमेशन फॉर स्वदेशी मूवमेंट फॉर बंगाल वाज अप्रूव्ड एंड बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड्स इन बंगाल, इसका भी सपोर्ट किया गया। और ये डिसीजन लिया गया कि कांग्रेस और कांग्रेस के जितने मेंबर्स और फॉलोअर्स हैं वो ब्रिटेन में जो गुड्स बने हैं, जो फॉरेन मेड गुड्स है, उनको बॉयकॉट करेंगे, उनको यूज नहीं करेंगे, और हम स्वदेशी गुड्स को यूज करने का काम करेंगे बंगाल के लिए। इसके बाद जो सेशन हुआ, नेक्स्ट सेशन इन 1906, इट वाज प्रिसाइडेड ओवर बाय दादा भाई नारोजी, और ये हुआ है कैलकाटा के अंदर। और यहाँ पर 4 रेजोल्यूशन और पास किए गए। सेल्फ गवर्नमेंट होना चाहिए, स्वराज होना चाहिए, बॉयकॉट करना है, स्वदेशी करना है, और नेशनल एजुकेशन करना है। क्योंकि अब बाकी जो स्कूल्स थे उस टाइम पे, मेजर स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, वो सारे ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटेड थे। अगर आपको बॉयकॉट करना है ब्रिटिश चीजों को, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को भी इन सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को छोड़ना पड़ा। और जब उन्होंने इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को छोड़ा, तब उनकी शिक्षा का क्या होगा? ऐसे स्टूडेंट्स के लिए हमने नेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की स्थापना करने का फैसला किया, और बहुत सारे कॉलेजेस, बहुत सारे गुरुकुल, बहुत सारे यूनिवर्सिटी स्टार्ट किए गए इंडियंस के द्वारा, जहां पर पूरा पैसा इंडियंस का था, एडमिनिस्ट्रेशन इंडियंस का था, और इंडियंस वहां पर आकर पढ़ सकते थे। क्लियर है? So this is all for today's session where we have discussed only 7 questions of 2018 जो कि हिस्ट्री के सब्जेक्ट से और आर्ट एंड कल्चर के सब्जेक्ट से बिलोंग करते थे। नेक्स्ट सेशन में मैं आपके साथ 2018 के बचे हुए जो क्वेश्चंस हैं हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर के, वो आपके साथ डिस्कस करूंगा। मुझे इस वीडियो में इतना ही जो है आपका मैं टाइम लूंगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको जरूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि हमारी जितनी ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस आती है उनकी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं। और टेलीग्राम चैनल अगर आप ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पर आपको हमारे इस वीडियो के साथ साथ बाकी जो वीडियोस यूट्यूब पे जा रही है उनके फ्री पीडीएफ डाउनलोड करने को मिलते हैं, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड इन टुडेज वीडियो। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद एंड जय भारत।